बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। प्रोग्राम का पहला मौजू जनाब इस्लाहाती बिल और इस्लाहाती बिल के ऊपर एक जो है वो बेंच तश्कील दिया गया। बेंच में 8 मेंबर्स और 8 मेंबर्स ने कल जो डिसीजन दिया, उन्होंने इसको जो है वो स्टे ऑर्डर इस पे दे दिया है। ये बिल है, अभी कानून नहीं है। इसके ऊपर कानूनी माहिरीन जो है मुख्तलिफ आरा दे रहे हैं, लेकिन सबकी राय मुत्तफ़िक़ है इस बात के ऊपर कि इससे पहले ऐसी कोई नज़ीर मिलती नहीं है कि एक बिल के ऊपर उसको कानून बनने से पहले ही उसे रोक दिया जाए। और इसके फिर असरात क्या हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जो हुआ है 8 रुकनी बेंच का, इसे ना सिर्फ पार्लियामान के अंदर इसे रिजेक्ट कर दिया गया है, पीडीएम ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ रेफरेंस भी दायर हुआ है। और रेफरेंस काफ़ी लंबा चौड़ा जनाब दायर हो गया है। और रेफरेंस दायर करने वाले जो साहब हैं उनके मुताबिक मियाँ दाद एडवोकेट साहब की जानिब से ये दायर कर दिया गया है। उनके मुताबिक चीफ जस्टिस बंदयाल ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर के इख्तियारात से तजावज़ कर दिया है। चीफ जस्टिस बंदयाल ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर तजावज़ किया है। चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के बिल की समाअत के लिए अपनी सरबराही में गैर आईनी तौर पर 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस दरखास्तों की समाअत के लिए बेंच की खुद सरबराही करके मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। 8 जजेस पार्लियामेंट के बिल पर समाअत और उसे मुअत्तल करके आइन, कानून और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तिनाई डॉक्टर मुबशर हसन केस और एतजाज एहसन केस की खिलाफ वर्जी है। और डॉक्टर मुबशर हसन केस में 17 रुकनी फुल कोर्ट और एतजाज एहसन केस में 12 रुकनी बेंच बिल के खिलाफ हुक्म इम्तिनाई जारी ना करने का उसूल तय कर चुका है। तो ये मामलात हैं जनाब। इस पर जरा बात है कि ये अब ऊंट किस करवट बैठता हमें मालूम होता है। सबसे पहले अपने पैनलिस्ट से तारुफ करवा देते हैं जनाब। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए। शनीला अम्मार साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइप के ज़रिए। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब। सज्जाद अनवर साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। आगा इकरार साहब ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया। और लाहौर स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं आजम चौधरी साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुशामदीद कहते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा जी। फरमाइएगा, सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद से रोक दिया है। इस फैसले के मुतवक्के आइनी और सियासी असरात क्या क्या हो सकते हैं जी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदालती, सियासी और आइनी तारीख जब लिखी जाएगी तो जो आजकल के जो हालात हैं वो मेरे ख्याल में बहुत ही एक अलमनाक और तारीख दिन शुमार होंगे। क्योंकि एक दफ़ा फिर ऐसा लगता है कि हमारी जो अदलिया है उसके कुछ जज अरकान वो पार्लियामान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। एक ऐसा बिल जो अभी कानून नहीं बना, उसे वक्त से पहले रोकना, पार्लियामान की जो कानून साजी का जो अख्तियार आइन में दिया गया है, उसकी खिलाफ वर्जी है। आपने कहा कि एक बिल जो एक्ट ना बने उसके खिलाफ हमारी जो अदालती तारीख है उसमें सिर्फ एक मिसाल है, जब परवेज़ मुशर्रफ की एक नीम जमहूरी हुकूमत थी। उस दौर में जो मुत्तहिदा मजलिस अमल की जो हुकूमत थी, उस वक्त जो सरहद सूबा कहलाता था, उस वक्त एक बिल मंजूर हुआ था जो हस्बा बिल के नाम से मशहूर है। लेकिन उस वक्त हुआ ये था कि आइन का जो आर्टिकल है 186, जिसमें एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन है, और वो एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन सदर वजीर आज़म की एडवाइस पे कोई आइन और कानून का नुक्ता सुप्रीम कोर्ट को भिजवा सकते हैं। उस पर अमल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को मना कर दिया था कि आप इस पे दस्तखत ना करें ताकि वो कानून का दर्जा हासिल ना कर सके। इस सूरत हाल में बिल्कुल मुख्तलिफ है। सदर ने कोई एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं भेजी क्योंकि अभी कानून नहीं बना, और सदर अगर भेजें भी सही तो वो वजीर आज़म के एडवाइस के पाबंद है, उसके बगैर भेज नहीं सकते। तो ये पहली नज़ीर है कि ऐसा हुआ है। लेकिन ज़्यादा जो बदकिस्मती की बात है वो ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम है। कुछ जज हजरात हैं जो
जो सिविल सोसाइटी और जो लॉयर्स कम्युनिटी है उसकी देरीना मुतालबे पर खड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच तश्कील देने, जजेस को तरक्की देने और ये जो 184(3) पर जो जुरिस्डिक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सीनियर जजेस का बेंच होना चाहिए, जबकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो बकौल जज हजरात के अपनी जो बादशाहाना आमरीत है उसको कायम करना चाहते हैं। ये जज हजरात ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। मुझे आने वाले दिनों में लगता ये है कि ये जज हजरात का जो ग्रुप है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, वो पार्लिमान जो कि माँ है जमहूरियत की उसके खिलाफ खड़े होंगे। और जो इस वक्त ज़मीनी हकायक हैं, ताकत का जो तवाज़ुन है, मुझे पार्लिमान को शिकस्त होती हुई नज़र नहीं आ रही, बावजूद इस बात के कि आज इन चैम्बर, इन सिर्फ 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, उन्होंने फिर एग्जीक्यूटिव के अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए स्टेट बैंक से कहा है कि आप 21 अरब जारी कर दें, बावजूद इस बात के कि पार्लिमान के दोनों हाउसेज ने इसको मुस्तरद किया है। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्लिमान को शिकस्त दी जा सकेगी। ठीक है शर्मिला साहब, सवाल जो आम पाकिस्तानी के जहन में है कि अगर आपको पार्लिमान से शिकायत है तो आप कोर्ट से रुजू करते हैं, आपको इस्टेब्लिशमेंट से शिकायत है तो आप कोर्ट से रुजू करते हैं, आपको लोअर कोर्ट से शिकायत है तो आप फिर हायर कोर्ट से रुजू करते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है ये तो बिल्कुल आप समझ लें कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है। अगर इससे कोई शिकायत है पार्लिमान को, फिर वो किससे रुजू करेंगी? उन्होंने तो करारदाद भी पास कर ली, करारदाद के बाद फिर वो करारदाद पास कर लेंगे। 26 वाला इजलास था, आज स्पीकर साहब ने वो आज बुला लिया है, तो फिर पार्लिमान के पास कौन सा ऐसा ऑप्शन रहता है? बार्स भी कह रही हैं कि ये जो अमल है इसकी पहले नज़ीर नहीं मिलती कि प्री मैच्योर केस है, प्री मैच्योर इंजेक्शन हो रही है, प्रिएंटिव इंजेक्शन हो रही है। तो इसके साथ फिर अब हल क्या है? आपके जहन में क्या आता है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर ले कि हमने ये फैसला करना है और हमने इसको जो है वो स्टे इस पे देना है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? कहाँ जाए पार्लिमान, कहाँ जाए? देखें, आपने इतने ज्यादा जो सवाल छेड़ दिए हैं और आईनी और कानूनी नुक्ते उठा दिए हैं। वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इतना मुतनाज़ा कर लिया है कि अब अवाम को और या पार्लिमान को समझ नहीं आ रही कि इस इदारे से हमें रिलीफ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और माजी में भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले दिए जिनकी वजह से अभी तक जो सियासी इंतशार है वो हमें नजर आ रहा है। 63A आर्टिकल का जो तशरीह की थी और उसके एक तरह से रीराइट कर दिया था कानून को, तो उसकी वजह से ही आज ये मसला है कि ये सारे मसले आगे चल रहे हैं। पार्लिमान सुप्रीम है जी, पार्लिमान की बात ही मानी जाएगी। अगर पार्लिमान एक कानून पास करता है, देखिए पार्लिमान के पास अथॉरिटी है, उसको ये अथॉरिटी पाकिस्तान के अवाम ने दी है, पाकिस्तान के अवाम ने उनको चुना है और जाके कहा है कि आप अवाम बैठे और बैठ के हमारे लिए कानून साजी करें। तो सुप्रीम कोर्ट का काम तो सिर्फ तशरीह करना है, उस कानून को इंप्लीमेंट होने से रोकना नहीं है। अभी आप कानून बना ही नहीं है और आपने उसके ऊपर एक मुतनाज़ा बेंच बना के और उसको रोक दिया है। अब अगर पार्लिमान ने कल उनके इस बेंच को मुस्तरद कर दिया, अब आप सोचें कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस की, मैं नहीं कहती लेकिन जो हमारे अवाम देख रही है या जो हमारे सियासी मुबस्सिरीन देख रहे हैं या जो हमारी लाइव कम्युनिटी देख रही है कि उनके बाद उनकी नजर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम है उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी। अगर जो पार्लिमान है वो इस कानून को 20 अप्रैल को वजारत कानून इस कानून को पास करके गजट कर देती है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको रोकेगी? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये करेगी कि वो इसके ऊपर अमल नहीं करेगी, लेकिन कानून तो बन जाएगा। और पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरे के आमने सामने आना बहुत बड़ी बदकिस्मती है। देखिए, कुछ दिन पहले हम गोल्डन जुबली अपने आइन की मना रहे थे, हम बड़े खुश हो रहे थे कि 50 साल हो गए हमें एक आइन मिल गया, लेकिन वो आइन वही है जो तमाम इदारों के इख्तियारात के बारे में बताता है कि किस किस इदारे ने अपने किस इख्तियार के अंदर रहना है। जो अपने इख्तियारात से तजावुज करता है वो एक तरह से आइन शिकनी का मुर्तकिब होता है।
تو مجھے تو آگے جا کے یہ جو اداروں میں کھچاؤ نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سچویشن نظر آ رہی ہے، اور ہماری عدلیہ کے اوپر سے جو عوام کا اعتبار اٹھ رہا ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ انصاف کے لیے اس ادارے کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اگر لوگوں نے انصاف کے لیے اس ادارے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور ہر بندے نے اپنا فیصلہ کرنا شروع کر دیا، تو اس پاکستان کے اندر پھر جمہوریت بالکل نہیں رہے گی، بلکہ ماشاء اللہ سے بدترین ایک سچویشن یہاں پہ پیدا ہو جائے گی۔ مجھے آگے جا کے کوئی حل اس کا نظر نہیں آ رہا، جب تک کہ یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری کے جو تمام جو ججز ہیں وہ مل بیٹھیں اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیں۔ ابھی تک تو وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ ان کے اپنے اندر ایک ڈویژن، اور ہم نے آج تک سپریم کورٹ کے اندر کبھی ایسی ڈویژن نہیں دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کو کوئی خیر نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب، یہ فرمائیے گا، یہاں ایک امپریشن دیا گیا ہے فیصلوں کی وجہ سے کہ جو جوڈیشری ہے وہ ایگزیکٹو کے معاملات کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کر رہی ہے، تو آئین کا جو پاسداری کرنے والے ہیں، آئین کی جو تشریح کرنے والے ہیں، اگر وہ خود ہی اٹھ کر دوسرے اداروں کو انسٹرکشنز یا حکم دینا شروع کر دیں گے تو پھر ایگزیکٹو کیا کرے گا؟ یہ ایک سٹرکچرل فلا ہے پاکستان کی سیاست کا اور ہمارے سیاسی نظام کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سو موٹو کا اختیار استعمال ہوا اس سے کوئی اداروں میں ورکنگ بھی بہتر نہیں ہوئی اور ہمارا سیاسی نظام عدم استحکام کی جانب گیا۔ تو کوئی 80 کے قریب سو موٹو سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے لیے، اور لوور کورٹ میں جو زیر سماعت مقدمات ہیں ان کے سپیڈی وہاں پہ فیصلے بھی نہیں ہو سکے، اور بہت سارے مقدمات کو عدلیہ نے سنا لیکن ججمنٹ نہیں دی، ادھورا چھوڑ دیا۔ جن اداروں کے خلاف اگر آپ ایک گراف بنا لیں کہ پولیس ہے، ایف پی آر ہے، ایف آئی اے دیگر ہے، کیا ان اداروں میں اس سو موٹو کے اختیارات سے یا ایگزیکٹو کے اعتبار سے کوئی بہتری ہوئی؟ تو ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے کوئی پازیٹیو، اور بہت سارے تو ایسے تھے کہ جو ذاتی اس کا کوئی کرائٹیریا میں نہیں نظر آیا، وہ پسند اور ناپسند کے اوپر ٹریویل ایشوز، ایسے معاملات کے جو لوور کورٹ میں انہیں سننا بھی ناپسند کیا جائے وہ کی۔ تو ایک عام پلینگ ٹو دا گیلری ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلاً اگر میڈیا سے ریلیٹڈ دیکھیں تو آغا اقرار صاحب بیٹھے ہیں، سلنگی صاحب اور سجاد انور صاحب بھی، کہ جو برٹش کوڈ آف ایتھکس ہیں ان کے اندر ایک زیر سماعت جو مقدمات ہوتے ہیں ان کی رپورٹنگ کے بھی وہ کچھ کوڈ آف ایتھکس ہیں جو ہم یہاں پر جو خبروں میں اور ٹکر میں زندہ رہنے کی خواہش ہے، اس خواہش نے بھی ہمارے اداروں کو کمزور کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید آئین اور قانون جسے ہم رول آف لا کہتے ہیں، رول آف لا کی کوئی بہت بڑی موومنٹ ہے، لیکن در حقیقت اب جس طرح چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں وہ ایک اختیارات کی جنگ تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ رول آف لا کی ہرگز موومنٹ نہیں ہوتی۔ جو طاقتور افراد اور ادارے جو آئین کو غیر ریاستی عناصر اور ریاستی عناصر اور ادارے تسلیم نہیں کرتے دن سے، جو امریت کو جواز بھیجتے ہیں، جو پی سی او کے تحت حلف اٹھانے پہ تیار رکھتے ہیں، ان کے اوپر تو رول آف لا کا نفاذ کا ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ وہ طاقتور اداروں اور افراد پہ پہلے اس کا نفاذ ہو، کیونکہ آئین ایک بنایا ہوا شہریوں کی دستاویز ہے، پارلیمنٹ کی ول کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو جو عوام دشمن طاقتیں ہیں ان کی جو آئین سے اور پارلیمنٹ سے نفرت ہے وہ وہی جھلکتی ہے جو ان کی عوام سے جھلک۔ تو اس کے لیے قوموں نے جدوجہد کی، لیکن اب المیہ یہ ہے کہ یہ صرف سیاست کا ہماری بحران نہیں، یہ ہماری ریاست کا بحران ہے، جس کے مختلف اس کی مینیفیسٹیشن ہیں، معاشی بھی ہیں، آئینی بھی ہیں، لیگل بھی ہیں۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کن جدوجہد کا وقت آ گیا ہے، نہیں تو ہمارا سفر دائروں میں ہی رہے گا، ہر سال ٹینیور میں یہ کھیل کھیلا جائے گا اور عوام کے اصل ایشوز اگنور ہوتے رہیں گے۔ اور یہ جو آپ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ میں، انڈیا میں، امریکہ میں جوڈیشل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی قومی سلامتی کے ان کیمرہ سیشن میں گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا کہ قومی سلامتی کے ایوان اور ایوان کے نمائندہ منتخب اور عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کرے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج ملک کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں منتخب نمائندوں کا بھرپور ساتھ دے گی۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ تفصیل جانیں گے شہزاد السلام سے۔ جی شہزاد، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی مقدس، بالکل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جو آج قومی سلامتی کا ان کیمرہ سیشن ہوا ہے، ہمارے ذرائع نے آرمی چیف کی جو گفتگو اس سیشن میں اس حوالے سے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے اس موقع پر اپنے گفتگو میں یہ کہا کہ یہ کمپین ہے جو ریاست پاکستان کی
पहले से मंजूर शुदा और जारी स्ट्रेटजी, डायलॉग और डेवलपमेंट पर मबनी है। आर्मी चीफ ने कहा कि इस कैंपेन में सिक्योरिटी इदारों के अलावा हुकूमत के तमाम ज़रूरी अनासर शामिल होंगे, जैसा कि कानूनी, माशी, माशरती, खारजी, ये तमाम जो हमारे महकमे हैं, वजारतें हैं, इस सारे प्रोसेस में इस कैंपेन में हिस्सा ले रही हैं। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए ये नया ऑपरेशन नहीं है, बल्कि होल ऑफ नेशन अप्रोच यानी अवाम के गैर मुतजलजल एतमाद की ये अक्कासी करता है, और जिसमें रियासत के तमाम जो स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नो गो एरिया नहीं रहा है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इस कामयाबी के पीछे एक कसीर तादाद शोहदा और गाजियान की है, जिन्होंने अपने खून से इस वतन की आबियारी की। उन्होंने कहा कि मैं उन 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ को नहीं भूल सकता, जिसमें 20,000 से ज़ायद गाजियान और 10,000 से ज़ायद शोहदा का खून शामिल है, जिनकी इन कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान में अमन वापस आया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि दहशत गर्दों को रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हर शख्स को रियासत की रिट को तस्लीम करना पड़ेगा। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा उनकी मजीद ग्रोहबंदी की सूरत में सामने आया है, और ये पॉलिसी बिल्कुल गलत थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद हैं। इस सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। मुअज़्ज़ज़ अरकान के ख्यालात के इजहार के बाद अपनी इख्तितामी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के वसाइल और अफरादी कुव्वत जो है पाकिस्तान के पास, उसकी कोई कमी नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। ये बड़ी अहम बात है जो आर्मी चीफ ने अपनी इख्तितामी गुफ्तगू में कही कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें और पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में मुंतखब नुमाइंदों का भरपूर साथ देगी। जब आर्मी चीफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए आए तो अरकान कौमी असम्बली ने डेस्क बजाकर और तालियों से आर्मी चीफ का इस्तकबाल भी किया, और आर्मी चीफ के गुफ्तगू के बाद उनके ख्यालात का खैर मकदम किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इजहार ख्याल किया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम जो मुसल्लह फ़ौज ने मुल्क में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए जो शोहदा ने कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान की अवाम उन शोहदा की कुर्बानियों को जो है वो खराज अकीदत पेश करती हैं, और पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो पाक फौज के साथ है। और हम मुल्क में अमन के क़याम के सिलसिले में और कौमी सलामती को यकीनी बनाने में मुसल्लह फ़ौज के किरदार को नहायत कदर की निगाह से देखते हैं। जी राना शहजाद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। ख्याल ना रखा गया हो और एक साहब ऐसे जिनके ऊपर तकरीबन 5 रेफरेंसेस उनके खिलाफ आ गए हों लेकिन वो भी बेंच का हिस्सा हों, तो एक तकसीम का अनसर और दूसरा वन मैन शो का अनसर, ये दो अनासर किस हद तक अब तकवीत पकड़ते जा रहे हैं। ये जो एक मैसेजिंग हो रही थी जिसे कहा जाता था कि एक साइलेंट मैसेज है, लेकिन अब कितना ज़्यादा ये मैसेज एलानिया हो रहा है। शुक्रिया यासर। एक टाइम था कि अखबारात में जब खबर छपती थी तो जब तक मिस्टर जस्टिस नहीं लिखा जाता था खबर नहीं छपा करती थी, और अगर किसी अखबार ने बग़ैर मिस्टर जस्टिस के जज साहब का नाम लिख के खबर छाप दी तो अगले दिन रिपोर्टर को उस अदालत के अंदर कॉल कर लिया जाता था कि आपने तौहीन की है, मिस्टर जस्टिस क्यों नहीं लिखा। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हम टीवी शोज़ में बैठकर जजों के इख्तियारात, अदालतों के इख्तियारात और अपने पार्लियामेंट के इख्तियारात को डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि किस कदर एक पोलराइजेशन है, किस कदर एक तनाव का माहौल है। मेरे साथियों ने बड़ी अच्छी इस पर बात की कि आइनी जो पहलू हैं उन पर भी डिस्कशन हुई और इखलाकी पहलुओं के ऊपर भी। ये शनीला दुरुस्त कह रही है, ये हमारे लिए बहसियत कौम और रियासत दोनों के लिए मैं समझता हूँ ज़हर कातिल है कि आज
आइन को बनाने वाला अदारा और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला अदारा दोनों आमने सामने खड़े हैं और उसका तमाशा देख रही है दुनिया सारी। किस कदर अफसोसनाक है कि जिन्होंने इस कौम को आइन का, उसकी इज़्ज़त, उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी सारी चीज़ें उसके लिए आगाह करना है, सिखाना है, आज जब वो दोनों अदारे आपस में टकराव का शिकार है तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आने वाले वक्त में ये कौम आइन को, पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को किस तरह कौन सी इज़्ज़त देगी। मेरा आज भी ये ख्याल है कि आज भी जो कुछ हो रहा है नज़रिया ज़रूरत के तहत ही हो रहा है। आप देखें कि एक तरफ पीडीएम का, गवर्नमेंट का इसरार था कि आप फुल बेंच बनाएं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना, फुल बेंच नहीं बनाया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अपने इख्तियारात का मामला आया तो 8 रुकनी बेंच बन गया। इसको क्या कहेंगे? इसको नज़रिया ज़रूरत ही कह सकते हैं। बहरहाल अनफॉर्चुनेट है, तकलीफ दे है। इवन कि मेरे लिए इस कदर ये भी तकलीफ दे है कि मैं यहाँ बैठकर इन अदारों के इख्तियारात और उन अदारों की आपस में टकराव के हवाले से डिस्कस करूँ, मैं समझता हूँ कि यह भी मुनासिब नहीं है। लिहाजा को खुदा का खौफ खाएं, चाहे ये हमारी अदलिया है, चाहे हमारा पार्लिमान है। इस मुल्क को इस वक्त तनाव की लड़ाई की नहीं, इस मुल्क को आप लोगों की रहनुमाई की ज़रूरत है। तो बराह करम आपस की लड़ाई छोड़कर इस मुल्क और इस कौम की रहनुमाई करें। सही है जी, आपकी जवाब में जो है इल्तिजा भी है और आपके जवाब में जो सख्त सच हैं वो भी बोले जा रहे हैं। आगा साहब आपकी तरफ आते हैं। एक जो प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि बिल है जिसके अंदर तरमीम की जा सकती है, अभी 10 दिन मौजूद हैं, उसके अंदर पार्लियामेंट हो सकता है उसको वापस बुला ले, उसके अंदर तरमीम कर दे, उसमें कुछ कमी कर दे, कुछ जाती कर दे, लेकिन अदालत ने पहले ही हुक्म दे के उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया कि आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो एक प्रेसिडेंट सेट नहीं हो गया कि कल कोई भी शख्स किसी भी बिल के हवाले से अदालत पहुंच जाए और ये कहे जनाब ये भी बिल है, पास नहीं हुआ, आप मेहरबानी करके स्टे ऑर्डर दे दें। लोग ऐसे अदालतों में जाते रहे हैं बिल्स के कि बिल ये कानून के लिए जाते हैं ना, नहीं कि बिल आया है उसमें ऐसे हुए, मैंने कल भी आपको बताया था। लेकिन ये प्रेसिडेंट अदालतें वापस भेजती रही हैं कि कानून बनने दो। बात इसमें कुछ और भी है। बात यह है कि ये सुओ मोटो का जो केस है, वो सुओ मोटो पावर कौन इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में? चीफ जस्टिस साहब करते हैं। वो खुद ही इस बेंच में बैठे हुए हैं और बेंच को हेड कर रहे हैं। तो बेसिक जो एक इंटरनेशनल एक फिलोसॉफिकल अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो इसमें हमें पहले ही नजर आ जाए। रेफरेंस में ये भी लिखा हुआ है जी, पहले ये क्लियर, इसमें तो मुझे अगर वो ना ही बैठते तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ अपना, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं हो क्या रहा है पाकिस्तान में। दूसरी बात ये है कि जैसे कि आज़म भाई ने कहा कि मिस्टर जस्टिस के बगैर अगर बात होती थी तो वाकई बुला लिया करते थे। वक्त के साथ साथ हमने देखा कि तमाम अदारों ने कहीं ना कहीं अपने आप को कंप्रोमाइज़ किया। तो वैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शायद इसके ऊपर जो है वो रिमार्क्स दिए थे कि कोई ज़रूरत नहीं किसी किस्म के लिखने की। ये भी एक जो पूरे रिमार्क्स और स्टेटमेंट है उनकी मौजूद है। टेक्निकली देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान में जब पंजाबी का मुहावरा होता है सिर दे पहिए थे पता चले है। जब एक एकेडमिक लोग लिख रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फॉर्मेशन के बीच में ये जो आपने लिखा हुआ है कि इट वुड बी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, और कल कभी अगर चीफ जस्टिस के बारे में कोई रेफरेंस आएगा तो फिर क्या लिखा हुआ है उसमें, उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स खामोश हैं। जब ये एकेडेमिया लिख रहा होता है, ये मैं एकेडेमिया की बात कर रहा हूँ, वो लोग जिन्होंने पीएचडी की हुई है लॉ में, वो आर्टिकल रेगुलर लिखते रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे। किसी के कहते हैं ना जूं तक नहीं रेंगी गई। और आज आप मुझे एक बात बताएं, कौन सुनेगा? आपने मुझे 4 दफा अपना जिक्र किया कि रेफरेंसेस आ गए हैं, कौन सुनेगा? किस सवाल मेरा शनीला से यही था ना भाई बात ये है कौन जाएगा, कौन अथॉरिटी होगा? पहले तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट है, मसला हल हो जाएगा। बात ये है कि सुनेगा कौन? वही सुनेंगे जिनके खिलाफ रेफरेंस आए हैं, और फिर अगर उसमें वही जजेस हैं जिनके खिलाफ 5-5 रेफरेंसेस आए हैं और वो बेंच में बैठ भी रहे हैं। ये एक बात नहीं है जो आपने कहा ना दुख होता है, वाकई हमें बहुत दुख होता है। लेकिन
سب سے بڑا بات دکھ ہے وہ ہے سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی، کہ پارلیمنٹ کو کانٹینیوسلی سبجوگیٹ کیا گیا ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ لیٹر لکھ دیں اس کو اپنا کورٹ، اس کو بینک کو، اپنا اسٹیٹ بینک کو پاکستان جو کو، کہ ریگولیٹر پیسے ریلیز کریں، جو کہ ریگولیٹر ہے، پیسے ریلیز کریں، جو انڈیپینڈنٹ ہے، بالکل ریگولیٹر ہے. ٹھیک ہو سکتا ہے انہیں کو لیٹر لکھ دے پیسے ریلیز کریں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ جو ایگزیکٹوز کی پاورز ہیں انہیں آہستہ بات تو اس دن کلیئر ہو گئی تھی جس دن یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ پوسٹنگز کیسے کی ہیں. تب کھڑی ہوتی نا پارلیمنٹ، نہیں ہوئی کھڑی، نہ ہی گورنمنٹ کھڑی ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم وڈرا کر لیتے ہیں. دیکھیں باری باری چیک کیا گیا ہاتھ لگا کے بکرے کو، ہلتا تو نہیں ہے، رسپانس تو نہیں دے رہا ہے. اور اب جب گلا کاٹنے کی باری آئی ہے تو اب پارلیمنٹرین کو سمجھ آئی ان کے ساتھ ہوئی گیا ہے. تو اگر آج بھی پارلیمنٹرین کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ ختم ہو گیا. کھڑے تو ہیں وہ، بس یہ میں آپ کو بتا دوں، قرارداد تو پاس کر دی. قرارداد نہیں کھڑے ہونا ہے، اب اس جنگ کو اپنے حتمی نتائج تک پہنچنا ہے. کیسے کہ ہوگی؟ سپریمیسی کس کی ہے یہ اب مجھے نہیں آئین پتا میں ہے. لکھا ہے کہ پارلیمان کی ہے. تو پھر آئین کو اس وقت کون نہیں مار رہا ہے؟ پھر ان کے خلاف آئینی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا ہے اگر آئین میں یہی لکھا ہوا ہے؟ کون لے گا ایکشن؟ یہی آپ مجھے بتائیے. تو پھر کس نے لینا ہے؟ پارلیمان نے لینا نا. گرداب، یہ گرداب ہے، گرداب نہیں ہے، گورنمنٹ گورنمنٹ کو بھی سامنے آنا پڑے گا. پارلیمنٹ کو کر رہے تھے سائیڈ کے اوپر، پارلیمنٹ نے اپنا کردار گورنمنٹ کر نے تو دیا. کہہ دیا جب جسٹس صاحب کے سامنے آج اٹارنی جنرل پاکستان پیش ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جناب ہم نے تو اجازت دے دی تھی فنڈز کی، اب یہ معاملہ جانا تھا پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ نے انکار کر دیا، اب ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں بتائیں. تو اب یہ بیسکلی اب دیکھنا یہ ٹیسٹ ہے گورنمنٹ کا بھی اور پارلیمنٹ کا بھی. پارلیمنٹ اپنا ٹیسٹ پورا کر رہا ہے، پارلیمنٹ نے جتنا جو ایکشن کیا وہ ٹھیک ہے. اب دیکھنے ہیں کہ ایگزیکٹیوز جو ہے تو گورنمنٹ کو جو ہدایت ملی ہوئی ہے پارلیمنٹ سے تو گورنمنٹ تو اس پہ عمل کر رہی ہے. ٹھیک ہے چلیں جی آپ کی طرف آتے ہیں. سجاد صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا اشروں پہ محیط ایکسپیرینس ہے میڈیا کا بھی اور صحافت کا بھی. یہ معاملہ کدھر جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ ماضی میں جب اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، دو ادارے جب آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر شکایت بعد میں ہمیں ہوتی ہے کہ جی غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. تو فائدہ اٹھانے کا موقع اب کون دے رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو جو شارٹلی یہ تو میں کہوں گا کہ دس وے اور دیٹ وے، یہ ایک ہفتے کے اندر یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جانی ہیں. ہفتے میں حالانکہ معاملہ تو مئی تک نہیں کیا ہوا ابھی. نہیں وہ مئی تک تو پتہ نہیں کس نے بینچ میں بیٹھنا اور کس نے نہیں بیٹھنا. ریزن یہ ہے کہ اس طرح سے نا کبھی بھی لٹکا کے ہینگ اوور میں آپ چیزوں کو زیادہ دیر تک رکھ نہیں سکتے. نہیں رہے گا دس وے اور دیٹ وے. یا پارلیمنٹ اپنی شکست تسلیم کر لے گی یا سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی کی تو وکٹری ہوگی. درمیانہ راستہ ہے، درمیانہ راستہ ابھی نظر نہیں آ رہا. جو کل سپریم کورٹ کی لابیز میں جو آوازیں سنی گئیں اور جس طرح کا لاؤڈ ایک دوسرے کے بارے میں ریمارکس دیے گئے اس سے کوئی درمیانہ راستہ. ججز آپس میں ریکنسائل کر سکتے ہیں؟ نہیں، ججز آپس میں ریکنسائل کر سکتے تھے، جو کہ اب اس کی جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز کی تازہ ترین رپورٹس ہیں ان کے مطابق لگتا ہے ریکنسیلیشن کا دروازہ بند ہو گیا. ملک نے بھی بتایا اور بھی کچھ لوگوں نے. لیکن میں آپ کو یہ آپ سے ضرور بات کرتا ہوں کہ جو بلاول بھٹو نے 2 دفعہ اپنی سپیچز میں کہا ہے کہ جب افتخار چودھری نے ان کو بلیک میل کر کے 18ویں ترمیم کے بعد فوراً 19ویں ترمیم کروائی تھی، پارلیمنٹ نے اپنی طاقت اس وقت سرنڈر کی تھی. یہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں یا یہ اس کے فروٹس ہیں، پوائزنس فروٹس ہیں جو ابھی ہم جن کو دیکھ رہے ہیں. ریزن کیا، اس وقت پارلیمنٹ نے ایک پارلیمانی جو تھی ریویو رکھا ہوا تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ پر. وہ افتخار چودھری نے بلیک میل کیا. اس وقت دوسری پولیٹیکل پارٹیوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور پھر فوراً 1 ہفتے کے بعد آپ کو مہینے کے بعد ایک دوسری امینڈمنٹ کرنی پڑ گئی تھی. ٹھیک ہے، آج بھی بات وہیں پہ رکی ہوئی ہے کہ جو پارلیمنٹ تو ساری پارٹیاں کٹھی نہیں ہے، صرف ایک پارٹی ہے جو الگ ہے، باقی تو ساری ایک پارٹی ہمیشہ ہی الگ ہوتی ہے نا، جس کا فائدہ ہمیشہ جوڈیشری نے اٹھایا ہے. اس وقت ویسے آپس کی بات ایک اور پارٹی نے کتنا فائدہ اٹھا لیا ہے سارے پروسیس سے؟ اس ایک پارٹی نے بہت فائدہ اٹھایا. اس نے اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم کا فائدہ اٹھایا، اس نے جوڈیشری کی تقسیم کا فائدہ اٹھایا، اس نے سوسائٹی کو تقسیم کر دیا، اس نے تباہ کر دیا آپ کا جو بھی سٹیٹس کو تھا اس کو تباہ کر کے آگے کوئی نئی تشکیل بھی نہیں کی بلکہ ڈسٹرکشن کی طرف لے کر گئے وہ. اچھا صرف میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جب آپ کا سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ریگولیٹر کو کہہ رہا ہے کہ آپ پیسے دیں،
आगा साहब तो कहते हैं ना वो खत लिख देंगे, उन्होंने डायरेक्शन दे दी है स्टेट बैंक को जी, जी। कि आप पैसे रिलीज करें। तो क्या रेगुलेटर के पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो रिलीजिंग पावर है उसको वो अपने हाथ में ले ले? तो इस तरह हमने देखा कि बहुत से चौके छक्के भी लगाए जा रहे हैं बाज क्वार्टर्स की तरफ इस से। इख्तियार को चैलेंज किया जा सकता है? चैलेंज तो आप कहाँ करेंगे उसको कहाँ असल में करेंगे? सवाल ये है। लेकिन असल बात यह है कि ये जो इस वक्त पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी और उसकी मैनिफेस्टेशन आप अगले 1-2 दिन 3 दिनों में देखेंगे। चलें, ठीक है। शरीला साहबा, इससे पहले मैं अगले टॉपिक की जानिब जाऊँ, एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं जनाब। कल यकीन वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। जब फ्यूचर के अंदर कोई मामलात सामने आएंगे, हम देखते हैं कि आज ये एग्जांपल दी जाती है पीसीओ जज और नॉन पीसीओ जज। ये कहा जाता है ये फ़लाँ साहब जो है इन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाया, ये फ़लाँ साहब जो हैं इन्होंने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया। तो दोनों को जो है वो अलग अलग किया जाता है। तो आप नहीं समझती कि अभी मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बईद के अंदर जब ये मामलात उठाए जाएंगे तो फिर इस बेंच को कहीं ना कहीं रेफर किया जाता रहेगा? यासिर, माज़ी करीब में भी 2 ऐसे फैसले आए हैं और 2-3 ऐसे जजेस रहे हैं जिनका अभी भी हम एक मुतनाज़ा उनको समझते हैं और उनके नाम हमेशा मरियम नवाज जो है वो अपनी स्पीचेस के अंदर ले रही होती है। तो हमें माजी के ही उन जजेस से सबक सीखते हुए आगे जो थे वो बेहतर फैसले करने चाहिए थे और देखना ये चाहिए था कि वो लोग वो जो मुतनाज़ा हो चुके हैं, वो जिनके वो कामे वाले फैसले को दुनिया में कहीं पे भी सराहा नहीं जाता बल्कि वो जग हसाई का बाइस बनता है, तो उसी को देखते हुए हमें अभी भी ऐसे ही फैसले करने चाहिए थे कि जो दुनिया में मिसाल कायम करते। जब यानी कि जब दुनिया कहीं आपके बारे में बात कर रही होती तो आपके फैसलों का हवाला दे रही होती, लेकिन आप इस वक्त जो काम किया जा रहा है वो आगे जाके फिर ये ऐसे फैसले बनेंगे कि दुनिया इन फैसलों को कोट करते हुए भी आपका मजाक उड़ाएगी, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर हुआ था कि वहां की जब अदालत ने अकामा वाले के ऊपर बात की तो उनकी वजीर आजम ने कहा कि आप हमारी तौहीन ना करें, इस फैसले याद रखे जाएंगे। मुझे दूसरे मौजू की जानिब जनाब क्विकली बढ़ना। दूसरा मौजू हमारी मईशत से, और मईशत में सबसे जो बड़ा मसला इस वक्त महंगाई के बाद का है वो IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। अब आप IMF को खुद ही कहना पड़ गया है कि जनाब स्टाफ लेवल मीटिंग जो है, स्टाफ लेवल जो मुआहदा है वो हो जाएगा, पाकिस्तान कंप्लाई कर रहा है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमें PTI का सोशल मीडिया विंग ये बताता है कि पाकिस्तान के साथ IMF की कुट्टी हो चुकी है, अब IMF पाकिस्तान के साथ दोबारा वापस नहीं आएगा। ठीक है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो ये कहते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जाएं तो इस वक्त हमारा एक वफ्द है जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद है, जो अगरचे जो सालाना इनकी मीटिंग होती है उसको अटेंड कर रहा है, लेकिन साथ साथ साइडलाइंस के ऊपर IMF का ये मामला जो है वो जारी है। अब तस्दीक का मामला रह गया तो UAE ने तस्दीक कर दी है कि जनाब हम आपको ये फंड्स देंगे, $1 बिलियन के करीब देंगे। अब तस्दीक रह गई है सऊदी अरब की। सऊदी अरब की तस्दीक भी इंशाअल्लाह कुछ दिनों में ये मुतवक्किल है कि वो भी हो जाएगी। अब ये इस खबर के बाद ये जैसे ही ये खबर आई है कि स्टाफ लेवल मुआहदा होने वाला है तो जो मार्केट रेट है डॉलर का वो ₹2 नीचे आया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट को ये खबरें लीड करती रहती हैं। जी मुर्जा सोलंकी साहब, सर आपसे मेरा सवाल होगा, हुकूमत IMF मुज़ाकरात हतमी मराहिल में हैं, मुल्की मईशत की बहाली के लिए ये मुज़ाकरात और ये मुआहिदा कितना अहम है? ये जी मुआहिदा पहले भी अहम था और आज भी अहम है। ये उस वक्त भी अहम था जब शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना थे और उन्होंने इमरान खान के कहने पर उस मुआहिदे को सबोताज किया और जिसके नतीजे में एक मुआशी बहरान पैदा हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि अभी आप वो कुट्टी का जिक्र कर रहे थे कि इनकी कह रहे हैं कि जी कुट्टी कर लें IMF से, तो उसके लिए भरपूर कोशिश की है PTI ने। आप याद करें कि इसी साबिक वज़ीर ख़जाना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो PTI के जो वज़राए ख़जाना थे उनको फ़ोन करके किस तरह से कहा कि जी आप इनकार कर दें कि जो हमारी कमिटमेंट है IMF से वो हम पूरी नहीं करेंगे ताकि ये मुआहिदा नाकाम हो जाए। इसमें आप इजाफा करें उन लॉबिंग फर्म्स का जो इमरान खान ने करोड़ों रुपए खर्च करके लगाई हैं, जो मुसलसल
अमरीकी इंतज़ामिया पर दबाव डाल रही हैं कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। तो वो सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मुस्तकिल पिछले 1 साल का अदम इस्तेहकाम और धरने और लॉन्ग मार्च और जी तहरीर स्क्वायर, ये सब इन कोशिशों का नतीजा है कि ये ना हो। बदकिस्मती से दुनिया के अंदर और भी मुआशी बहरान हैं, चाहे वो रूस से यूक्रेन जंग हो या आलमी तौर पर जो एक कसाद बाजारी है, तो वो अवामिल भी हैं। और पाकिस्तान में जो पिछले साल सैलाब आया जिसमें 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है और अभी तक वो लोग उनकी बहाली जारी है, तो इन तमाम चीज़ों ने एक मुआशी बहरान तो पैदा किया है। लेकिन जो कोशिशें हैं इस हुकूमत की, उसके नतीजे में अब ये नज़र आ रहा है कि जो आखिरी $1 अरब जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए ज़रूरत थी, मुत्तहिदा अरब इमारात ने उस पर इत्तेफाक कर लिया है, तो वो होगा। लेकिन पाकिस्तान के अवाम इस मुआशी बहरान जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में पैदा हुआ है वो भुगत रहे हैं, और इमरान खान और उनकी जमात बगले बजा रहे हैं कि किसी तरह से मुल्क में अनारकी पैदा हो। ये जो अदालती अनारकी है वो भी इस पूरी अनारकी को मज़ीद बढ़ा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इस बहरान से निकलेंगे और पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस मंजिल की तरफ जाएगा। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं होगा, और जो मुआशी जो खुशहाली है वो बुनियादी मुआशी इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। शनीला साहिबा, ये बात तो इमरान खान से कहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करनी है तो इलेक्शन करा दें। तो आपके ख्याल से अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान की मईशत फ़ौरन से मुस्तहकम हो जाएगी? क्या ऐसी जादू की छड़ी है इमरान खान साहब के पास जो कि PDM हुकूमत के पास नहीं है? देखिए, इमरान साहब के पास अगर कोई जादू की छड़ी थी तो पौने 4 साल के अंदर उसको घुमा के मैशत को बेहतर क्यों नहीं कर दी। आप माशी अदादोशुमार देख लो उनके दौर के अंदर कि बरामदात कम हुई, दरामदात जो थी वो बढ़ गई, तारीखी करंट अकाउंट खसारा वो देके गए, बिजली के बिल उन्होंने कहाँ पे पहुंचाए, डॉलर को कहाँ पे पहुंचा दिया। जो स्टेट बैंक आज ऑटोनमस है, जब चाहे वो अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है जिससे माशी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, तो उसको ऑटोनोमस किसने किया, कौन उसका कानून लेके? इमरान खान साहब लेके आए हैं। तो अगर आप उनकी पॉलिसीज देखें जो पिछले दिनों उन्होंने जलसे में अनाउंस की, वो वही हवाई कले हैं जो पहले वो सुना रहे थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके पास अरबों डॉलर हैं, वो हमें भेजेंगे, उन्हीं अरबों डॉलर के जरिए हम IMF के पास हमें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, हमारा करंट अकाउंट खसारा कम हो जाएगा, हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे। तो कोई माशी पॉलिसी उनके पास नहीं है, वही टूरिज्म वाली पॉलिसी वो हमें दे रहे हैं। तो उस वक्त आपने क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया? और वही हेल्थ कार्ड जो आप पहले दे गए हैं, जो पहले पंजाब में मुफ्त अद्वियात मिलती थी, उनको बंद करवा के आपने हेल्थ कार्ड वाला काम शुरू करवा दिया। तो कोई चीज उनके पास है ही नहीं। ये जो अभी भी मैशत के अंदर इस्तेहकाम आने लगा, इमरान खान साहब तो इसी को भी रोकने की कोशिश कर रही है। इमरान खान साहब भी थे जो IMF के साथ खुद किया हुआ मुआहिदा तोड़ के गए, फ्यूल के ऊपर सब्सिडीज देके चले गए, 100 अरब का जो था नुकसान कौमी खजाने को पहुंचाया गया था इनकी वजह से। बिजली के बिल इन्होंने IMF के साथ तय किए थे कि हमने 4 रुपए बढ़ाने हैं, ये 4 रुपए कम करके चले गए। तो कोई इनके पास कोई मंसूबा है नहीं। देखें, कल भी जब वो IMF की डायरेक्टर थी, उन्होंने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। वहां पे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो पेशगी इकदाम कर रहा है उससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान इस प्रोग्राम को कामयाब करेगा और हमें उम्मीद है। और ये बात भी उन्होंने कही कि पाकिस्तान अभी तक अपने कर्जों में डिफॉल्ट नहीं किया है, वो अपनी पेमेंट टाइम के ऊपर कर रहा है, हमें उम्मीद है कि अभी नहीं होगा। आपको याद होगा कि नवंबर से हम यही सुन रहे हैं कि आप मुल्क डिफॉल्ट किया, कल मुल्क डिफॉल्ट किया, फरवरी में कर जाएगा, मार्च में कर जाएगा, अप्रैल आ गया और हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं। अब चाइना की तरफ से 30 अरब डॉलर जो हैं वो आज मजीद आ जाने हैं। सऊदी अरब पहले से 300 मिलियन डॉलर जी, 30 करोड़ डॉलर जी, 30 करोड़ डॉलर जी, सॉरी 30 करोड़ डॉलर जो है वो आज आएंगे। 2 अरब डॉलर जो आप कह रहे हैं ना, सऊदी अरब ने इतलात ये है कि सऊदी अरब ने भी उसकी तस्दीक कर दी हुई है। सिर्फ UAE के रहती थी और UAE ने आज इसहाक डार साहब ने कहा कि उन्होंने भी कर दिया। तो अब इस मुआहिदे की राह में कोई रुकावट ऐसा रही नहीं है। तो और दूसरी बात है कि अब सऊदी अरब शायद जाना है वज़ीर आज़म साहब ने। आपका पॉइंट आ गया जी, शनील साहब आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ ये फरमाइएगा, अगर ये मुआहिदा हो भी जाता है तो इस मुआहिदे के बाद हमारे सारे मसाइल तो हल नहीं हो जाएंगे, हमें मजीद भी कुछ करना है। और हमें अब क्या
हमारे पास टाइम है कि अगर हम मज़ीद इसको लिंगर ऑन कर सकें जो माजी में हम करते रहे? देखिए, इसके लिए सिमत बदलनी पड़ेगी, और सिमत हम नहीं बदल रहे, लड़ाइयाँ वही हैं जो सोलंगी साहब ने बताया, और कि इकनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर जो हमारी डिबेट होनी चाहिए थी, जो हमारी अखबारात और हेडलाइंस की टॉप हेडलाइन स्टोरी होनी चाहिए थी, उसके बजाय हम ये लड़ाई और महाजराई और सियासी बेयकीनी के दौर में जी रहे हैं। तो इसके लिए हम आम आदमी को भी रियासत से मायूस कर रहे हैं। 2 करोड़ के लोग जो हैं, 2 करोड़ के करीब हमारी आबादी गुर्बत की उसमें लकीर में शामिल हो रही है। सर थोड़ा और ऐड कर लें, एहसास बढ़ ही गए नहीं लोग इस माशी बहरान की वजह से, तो हमें एहसास ही नहीं है कि लोगों की रियासत से और हुकूमत से और इदारों से तवक्कुआत क्या हैं, और हम उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ा एक जो माशी बहरान है, इसकी मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशन है। हमें उसके लिए इकनॉमिक रिफॉर्म के लिए जाना चाहिएगा। और जो आपका सवाल है, ये तो दुरुस्त है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि IMF डील नहीं होगी और पाकिस्तान मज़ीद माशी सूरत हाल का शिकार हो जाएगा, उनके लिए कल IMF ने भी बयान जारी किया कि पाकिस्तान में माशी सूरत हाल इस हद तक स्टेबल है कि वो मुश्किलात के बावजूद घाना और श्रीलंका जैसी सूरत हाल का उसे सामना नहीं है। लेकिन इस डील के बाद जो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए उसकी जानिब, और जिस तरह इंतखाबात होने ही हैं, इलेक्शन ईयर है, उसके लिए सियासी पार्टियां और हुकूमत इंतज़ार ना करें कि हम ये प्लान देंगे, हम खसारे पर मबनी मईशत और स्टेट एंटरप्राइज उससे कैसे हम खसारे से निकालेंगे, नंबर आजमा हो सकते हैं। सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे क्विकली ऐड करना है जी आज़म चौधरी साहब को। आज़म चौधरी साहब, APC की बात हो रही है, क्या ये अच्छा हो कि APC का इजलास हो और APC के इजलास में जो पहला नुक्ता हो कि पहले आए मिसाके मईशत करते हैं, मिसाके जमहूरियत तो हम करेंगे ही, लेकिन मिसाके मईशत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोई जब भी हुकूमत बदलती है, तरजीहात बदलती हैं, तो सबसे पहले जो हिट होती है वो हमारी मईशत होती है। डोंट यू एग्री विद दिस थिंग सर? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। अगर हम माजी की सियासत देखें पाकिस्तान की, उसकी तारीख ये बताती है कि जब जब भी पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर तनाव बढ़ा है, उसके बाद APC हुई है। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम लोग बैठे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाला गया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर एक हुकूमत में बहसीत अलाई एक बैठना है और मिलके हुकूमत करना है। आप देखें 25-30 साल ये दोनों पार्टियां आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई में रहीं, शदीद तनाव रहा, लेकिन एक टाइम आया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब को इदराक हुआ इस चीज़ का कि हमें इस वक्त लड़ाई झगड़े की नहीं, बल्कि हमें एक मुल्क को चलाने के लिए इत्तेहाद की जगांगत की ज़रूरत है। लिहाजा मिसाके मईशत किया गया, और वो मिसाके मईशत के समरात आज आप पार्लियामेंट के अंदर देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां मिल के एक मखलूत हुकूमत चला रही हैं। यही सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है पाकिस्तान में। इस वक्त मईशत की भी बहुत बुरी सूरत हाल है और सियासत की भी सूरत हाल ख़राब है। हमें इस वक्त अशद ज़रूरत है कि हम सारे लोग जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलके बैठे और पाकिस्तान का कोई सही रास्ता उस पर डाल सके, इसकी डायरेक्शन ठीक कर पाएँ। क्योंकि मेरे साथी दुरुस्त कह रहे हैं कि जब तक सियासी तौर पर पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा, मईशत का इस्तेहकाम किस तरह आएगा। देखिए, हम IMF की बात कर रहे हैं, IMF का टोटल मुआहदा कितना है? $1 अरब। $1 अरब अगर हम अपनी ओवरऑल इकॉनमी में देखें तो उसमें कोई इतनी उसकी हैसियत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान रोज़ाना एक दिन में तकरीबन 17 से 18 अरब रुपया सिर्फ मार्कअप दे रहा है। तो इस सूरत हाल में आप देखें $1 अरब एक पीनट की सूरत है। और इसके साथ साथ जो हमें हमारे दोस्त ममालिक सपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, चाइना है, अब देखें कि आप कितनी देर तक दूसरों की सपोर्ट के ऊपर स्टैंड कर सकते हैं। आपको रिफॉर्म्स में जाना पड़ेगा, आपको अपनी इकॉनमी को दुरुस्त करना पड़ेगा। रिफॉर्म्स का पॉइंट आ गया जनाब आगा साहब। कितनी ज़रूरत है सर? अब हम ओल्ड वही लग्जरी स्टाइल गवर्नमेंट का भी अगर देख लें, पब्लिक का भी देख लें और मैसेज का भी देख लें, क्या हम वो अब सस्टेन कर सकते हैं? इस पोजीशन पे हम हैं? सस्टेन तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो सुपर क्लास है वो ग्रिप अपनी जो है वो लूज करने को तैयार नहीं है। और किसने करानी है? क्योंकि बदकिस्मत यही है कि जिसने भी करानी है वो भी सुपर क्लास का एक हिस्सा ही है ना। अच्छा, सिस्टम तो हमारा ऐसा ही है कि सभी सुपर क्लास हैं। मुझे एक बात बताइए
اس وقت ایک عام آدمی کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، تو جو 5-5 لاکھ روپے لوگ صرف پینشنز لے رہے ہیں، 1 روپیہ انہوں نے اپنا کم کیا یا حکومت نے کروایا ان سے کم پیسے؟ جج صاحب نے تو کہا تھا ہمارے پیسے کاٹیں. میں یہ بات یہ ہے کہ جو لوگ پینشنز پہ ہیں وہ 5-5 لاکھ روپے پینشن لے رہے ہیں، جو آپ کے کارپوریٹ سیکٹر اپنے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کارپوریشنز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 15 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں، 28 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں. ملک کی جو حالت ہے، کسی نے کہا ہے کہ مجھ سے 2 لاکھ روپے کم کر دو میرے. ریفارم صرف تنخواہیں کم کرنے سے ہوگی؟ سر آپ میری مجھے بات پوری کرنے دیں. ریفارم شروع ہوں گے اسٹیٹ سے. جب اسٹیٹ اپنے آپ کو وڈرا کرتی ہے نا تو پرائیویٹ سیکٹر بھی تیار ہوتا ہے وڈرا کرنے کے لیے. لیکن جب پرائیویٹ سیکٹر یہ دیکھتا ہے کہ اسٹیٹ تو روپے دینے کو تیار نہیں ہے تو وہ کیوں کم کرے؟ پھر وہ کیوں اس میں پارٹیسپیٹ کرے؟ پارلیمنٹیرینز رہ جاتے ہیں صرف، وہ جو کہتے ہیں ہماری تنخواہیں لے لو، کیونکہ وہ بھی میرے اور آپ میں سے ہیں نا. وہ سپر کلاس نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ کبھی بھی سپر کلاس نہیں رہا ہے. سپر کلاس وہ ہے جن کا کوئی بیٹا کہیں پہ کسی گریڈ میں ہوتا ہے اور کوئی بیٹا کسی اور وردی میں کسی گریڈ میں بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی بیٹا کسی اور جگہ پہ کچھ اور وردی پہن کے بیٹھا ہوتا ہے. یہ ہے سپر کلاس آپ کی، اور یہ اپنی گریپ کام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے پرابلم کا ذکر کیا ہے، آخری بات کروں گا، جی ریفارمز تب پاسبل ہیں جب آپ کی سپر کلاس تیار ہوگی کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب. سجاد صاحب فرمائیے گا سر، ریفارمز کتنا ضروری ہیں؟ ریفارمز کے بغیر ہم اب سروائیو نہیں کر پائیں گے. ہمارے جو ادارے ہیں وہ اب وائٹ ایلیفنٹس بنتے جا رہے ہیں. 400 ارب روپیہ ہم 1 سال میں دیتے ہیں سکھ یونٹس کو صرف چلانے کے لیے. یا سر یہ بات سنتے ہوئے مجھے 30 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے کہ جی سکھ یونٹس یہ وہ پرائیویٹائزیشن، لیکن یہ اس ریاست میں ویل نہیں ہے ان چیزوں کو تبدیل کرنے کی جو ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن اس وقت جب آپ کے ملک میں ایک ڈی سٹیبلائزیشن بہت برے طریقے سے ڈی سٹیبلائز، کیا کبھی ایسا گھر سوچ سکتا ہے جہاں پہ لڑائی جاری ہو کہ وہ اکنامیکلی وہ رائز کر سکے گا؟ باہر سے پیسہ ایک کامن سینس کی بات ہے. ہو سکتا ہے رشتہ دار کچھ ادھار دے دیں، کچھ یہ کر لیں جیسے سعودی عرب کو، یہ کب تک آئے گا؟ تو جب تک آپ اپنا اس ملک کا جو ایک مسلسل ڈی سٹیبلائزیشن کا پروسیس ہے نا، اس کے سورسز ہیں، کچھ سائنٹسٹ جو ہیں وہ اکیڈمیا کے لوگ، انہوں نے ان سورسز کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہوئی ہے پچھلے 10-20 سالوں سے کہ کون ہے جو 3 سال کے بعد پرابلم کریٹ کر دیتا ہے، 2 سال کے بعد پرابلم کر دیتا ہے، 4 سال کے بعد پرابلم. جب تک آپ ان سورسز کو بند نہیں کریں گے، پہلی بات. دوسرا، یہ جو مافیاز بن گئے ہیں، شوگر کا مافیا، فلانا مافیا، یہ جو آٹو موبیل کا مافیا، یعنی اس وقت مجھے یہ بتائیں الیکٹرانک گاڑی بنانا کتنی بڑا آسان ہو گیا ہے ساری دنیا کے لیے. اور پاکستان میں انجینئرنگ کے کتنے بڑے ادارے ہیں، بہت بڑے ادارے. اگر یہ ریاست ٹاسک دے ان کو، لیکن کون رکاوٹ ہے؟ آٹو موبیل انڈسٹری. عام مڈل کلاس آدمی جو ہے 10 لاکھ کی گاڑی لے سکتا ہے. اگر 1 کروڑ نوکریاں مل جاتی ہیں، 50 لاکھ گھر بن جاتے 4.25 سال کے اندر، 45 منتھس کے اندر، تو حالات ٹھیک نہ. وہ ٹوٹل فراڈ تھا. وہ ٹوٹل فراڈ تھا. وہ اس وقت باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا، آپ کو شاید ان کی بڑی مشہور فیمس ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم دیکھیں گے اس ملک میں کیا نہیں بدلتا. اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ کیسے باجوہ صاحب خود میر جعفر میر قاسم بن گئے تھے. تو بیسیکلی وہ تو ایک فراڈن ایک ہائیبرڈ نظام تھا. اب مسئلہ یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جب آپ کی بات سمجھاؤں کہ آپ سٹیٹمنٹ سے آگے اب ہم پریکٹیکل کرنا پڑے گا. اب ہمیں نمبرز نہیں دینے پڑیں گے، نمبرز دکھانے پڑیں گے. سر پہلے لڑائی اس گھر کی بند ہوگی تو کوئی رائز ہوگا. اوکے، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے تمام پینلسٹ کا، بڑے زبردست طریقے سے آج کے دونوں موضوعات کو سمیٹا ہے. وہ چائنیز ایک جنگ شاؤپنگ ان کا نام تھا، پریمیئر، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں نا، جو باہر سے آتے ہیں، یہ ایک چڑیا کے ایک غول کی طرح ہوتے ہیں. ایک دفعہ یہ اڑ جاتے ہیں نا کسی درخت سے، پھر ان کو واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اسٹیبلٹی کے بعد ہی ہماری اکانومی ٹھیک ہو سکے گی. جناب پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.